ये था ना, वही हम्म। चैप्टर पढ़ा रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का पहला चैप्टर। हाँ कहाँ तक हो गया था? लास्ट क्लास में हम लोग इटली का एकीकरण देख रहे थे। इसमें तुम्हारा ये हाँ, मेजनी का हो गया था, मेजनी तक। मेजनी तक हो गया मेजनी था। तक और यहाँ तक हो गया था। मेजनी इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण तक हो गया था। ठीक है। हाँ हम्म। और फिर हम लोग यहाँ पढ़ लिए थे कि विक्टर इमेनुअल ने जो है काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हाँ ठीक। तो अब पढ़ना है कि काउंट काबूर के बारे में, कि ये कौन था, कहाँ के थे, इन सारी चीजें। तो काउंट काबूर के बारे में सबसे पहले क्या जानते हैं, वो सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब राज्य में जो है अलग अलग तरीके से कह सकते हो, मतलब बुद्धि उसका जो है ना बड़ी तेज होता है। ठीक है। मतलब वो राज्य के शासन को बचाने के लिए हर अलग अलग तरीके का दिमाग लगा सकता है, इस तरह का। और राष्ट्रवादी का मतलब पता है कि राष्ट्र के प्रति जो है जिसके अंदर प्रेम भावना ज्यादा हो, राष्ट्र से लगाव यानी देश से जिसको ज्यादा लगाव हो, तो राष्ट्रवादी भावना की तरफ माना जाता है। आवाज आ रहा है ना क्लियर? हाँ। काउंट काबूर जो एक सफल कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी भी था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। उसके क्या था? काउंट काबूर जो ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा बाधा मानता था, जो है इटली के एकीकरण में। और इसीलिए उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ्रांस से वो दोस्ती करने का प्रयास किया ताकि ऑस्ट्रिया को हराया हराया जा सके। ठीक। तो 1853-54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। 1853-54 में क्रीमिया, जो कि अभी फिलहाल यूक्रेन के पार्ट था, लेकिन 2014 में जो है रसिया उसको छीन लिया है यूक्रेन से भी। तो उसके युद्ध में जो है ना फ्रांस की ओर से युद्ध करने में सम्मिलित होने की घोषणा किया। काउंट काबूर जो है बोला कि फ्रांस की तरफ से हम युद्ध करेंगे, फ्रांस के साथ मिलके। ठीक है। जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। फ्रांस ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मुझे मदद चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने, जो काउंट काबूर ने उसको उसके साथ युद्ध करने की घोषणा की। और इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। ठीक है। और इसे इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और जब सम्मेलन, क्योंकि उसके फ्रांस के साथ वो युद्ध में भाग लिया था, तो जब शांति समझौता होने लगा तो उस समय क्या हुआ कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया तो आए थे साथ में साथ, पिडमाउंट भी आया। पिडमाउंट क्या था? इटली का एक राष्ट्र, मतलब इटली का एक कह सकते हो कि टुकड़ा सा था, राज्य जैसे। ठीक है। तो इसलिए काबूर को भी बुलाया। और काबूर ने जैसे ही वहां पर मौका मिला उसे बोलने का, तो उन्होंने इटली में जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था बार बार, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान क्या हुआ, इटली की ओर गया। और इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। ठीक। काबूर ने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। और काबूर ने क्या किया, नेपोलियन के साथ, नेपोलियन थर्ड से के साथ एक संधि किया। संधि मतलब होता है दोस्ती किया, जिसके साथ फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। और इससे इस संधि का परिणाम यह हुआ कि फ्रांस जो है इटली का यानी कि पिडमाउंट का जो है साथ देने वाला था, सेना के रूप में। मान के चलो, अगर इटली का सेना चूंकि उतना मजबूत नहीं था, और फ्रांस जो है उसको सेना का मदद दे रहा था, सेना का समर्थन था। ठीक। और बदले में वो फ्रांस उसको क्या ले रहा था, बदले में नीस और सेवाय नाम दो रियासतें काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। और कोई भी मदद करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं। तो उसके बदले में क्या हुआ कि नीस और सेवाय नाम का जो दो रियासत था, मतलब छोटा सा राज्य जैसा था, स्टेट जैसा था, वो काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। और फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। क्लियर है? इसके लिए काबूर की हाँ आलोचना भी की जाती है। काबूर की जो है आलोचना की जाती है कि उसने जो है नीस और सेवाय नाम के प्रांतों को फ्रांस को देने का जो आश्वासन दे दिया, तो ये तो राष्ट्र को, मतलब कह सकते हो कि राष्ट्र को तो नुकसान हो गया। कोई भी राष्ट्र अपना
कुछ पार्ट किसी और देश को दे रहा है, तो इसके लिए वहाँ के लोग, वहाँ के कुछ लोग तो आलोचना तो करेंगे ही, ठीक है। और इससे क्या हुआ, देकर राष्ट्र इटली की राष्ट्रीयता अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, ऐसा मतलब उसके क्रिटिक्स का यानी कि आलोचक का मानना था। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था, तो इसीलिए उस समय ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इटली जो है पूरा एक देश था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उसने उसका कुछ पार्ट जो है फ्रांस को देने का वादा किया था, ठीक है। तो यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? नहीं। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। चलो। तो और फिर उसी बीच क्या हुआ कि इसी बीच 1859 और 60 ईस्वी में के बीच और में ऑस्ट्रिया में और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। अब क्या हुआ, डायरेक्ट जो है ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच जो है युद्ध होना शुरू हो गया, ठीक है। तो युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। युद्ध देखो, युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस जो है इस बार इटली का समर्थन कर रहा था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को जो है हरा दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि फ्रांस का सेना जो बहुत मजबूत था, तो इसके वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हार गई। और ऑस्ट्रिया के बड़े राज्य लोम्बार्डी लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। एक राज्य था ऑस्ट्रिया का जिस पर कि उसको हरा के उसका उस पर कब्जा कर लिया इटली के तरफ से। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। और उसी टाइम जो है इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा तेज होने लगी थी, इसलिए नेपोलियन को खतरा भी लग रहा था इससे, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली को जनता काबुल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन कर रही थी। और नेपोलियन ने इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, वो नहीं चाहता था इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना वहां पर फैले, ठीक। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और आधे ही युद्ध के दौरान जो है नेपोलियन अपनी सेना को वापस हटने को बोल दिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी और इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार, संधि फिर हर एक युद्ध के बाद जो है ना फिर संधि होता है हमेशा, मतलब शांति समझौता होता है कि अब जो है युद्ध नहीं लड़ेंगे, दोनों को मानना पड़ता है कि कुछ शर्त और कंडीशंस मानते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद फिर इस संधि के अनुसार क्या हुआ, लोम्बार्डी को जो है, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया का पार्ट था लेकिन इसको पिडमाउंट ने जीता था और वो इसी को पिडमाउंट के अधिकार में ही आ गया। और वेनेसिया जो है वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबुल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। और उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश, फिर से देखो फिर से एक प्रदेश नेपोलियन को देने का लोग दिया, उन्होंने सेवाय प्रदेश देने की घोषणा की। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन लिया गया, ठीक है। फ्रांस को बोला गया कि अब आपको युद्ध नगदी नहीं भी लड़ना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस बीच में निष्क्रिय रूप में रहेंगे, मतलब कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे इस युद्ध में, ठीक ना। और बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। और नेपोलियन ने कहा कि नेपोलियन यहाँ पर वो बोनापार्ट नहीं है, नेपोलियन थर्ड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, वो दूसरा था और ये नेपोलियन थर्ड है, ठीक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंडीशन रखा कि जिन राज्यों का विलय होगा इटली में, उसका जो जनमत संग्रह के आधार पर होगा। जो राज्य इंडिपेंडेंट यानी आजाद रहना चाहेंगे उसको आजाद रहने दिया जा सकता है, ठीक। क्योंकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबुल ने कूटनीतिक का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि काबुल को पता था कि यहाँ के लोग जो है जब जनमत संग्रह होगा तो इटली के पक्ष में ही जाएगा, ठीक है। तो 1860 से 61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया और जनमत संग्रह पर इसे पुष्ट भी कर लिया, क्लियर है। 1860 से 61 के लगभग जो है रोम के अलावा लगभग पूरे इटली का एकीकरण हो चुका था, ठीक। और ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड के द्वारा पिडमोंट को समर्थन देने के भय से कोई कदम नहीं उठा सका, क्लियर है। दूसरी तरफ हाँ। ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था और साथ ही साथ देखो
ऑस्ट्रिया क्या था, इटली से तो इधर युद्ध लड़ ही रहा था, साथ ही साथ वो जर्मनी का एकीकरण भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो उधर से भी परेशान हो रहा था। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ। और इस प्रकार क्या हुआ, देखो एक सेकंड, और इस प्रकार में स्वयं देखो ये आगे बढ़ गया क्या, एक सेकंड, कहाँ से है ये समझ में भी नहीं आ रहा। तो यहाँ देखो, फिर क्या हुआ, 1862 क्या हुआ, काबिर काबुर की मृत्यु हो गई। अभी 1860 से 61 के बीच में जो है लगभग रोम को छोड़ के पूरे इटली का एकीकरण हो चुका था। लेकिन 1862 ईस्वी में क्या हुआ, काबुर की मृत्यु हो गई और इस तरह हुआ पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। ठीक है ना, रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमेनुअल ने स्वयं किया। मतलब वो क्या था, विक्टर इमेनुअल कौन था उस टाइम, इटली का जो सम्राट शासक था, और वो काउंट काबूर कौन था, वो उसके प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर बाकी जो रोम और वेनेशिया जो पार्ट बचा हुआ था एकीकरण होना, उसका एकीकरण कौन किया, स्वयं विक्टर इमेनुअल ने किया। और फिर 1870 से 71 ईस्वी के बीच मतलब कैसे, आप एक पेज आगे बढ़ गए हैं। नहीं वो गैरीबाल्डी के बारे में है, उसके बाद में पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी के बारे में है वो। ठीक है ना। हाँ तो 1870-71 में क्या हुआ, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया, और इस टाइम जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, कि फिर जिसके कारण क्या हुआ, फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण देना संभव नहीं था, और वो पोप को जो धार्मिक गुरु थे वहां के, उसको संरक्षण वो नहीं दे सकता था। और विक्टर इमेनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए और पोप वो उठाया, और फिर क्या किया, पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। विक्टर इमेनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। जैसे ही देखो पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो पोप जो है, चूंकि पोप कहाँ रहते थे, रोम में रहते थे, इटली की राजधानी जो अभी है रोम, पोप वहां पर रहते थे। और उस टाइम चूंकि फ्रांस जो है कहीं और जो है युद्ध में पर्सा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तो इसके लिए क्या हुआ, पोप को संरक्षण नहीं दे पाया, और पोप ने क्या किया, अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए इमेनुअल ने क्या किया, पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो इटली के राजधानी रोम देखो 1870-71 ईस्वी के आसपास ही बन गया था। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ। मुसोलिनी जो है आगे मिलेगा पढ़ने को, तो दिया होगा। ठीक है ना, तो फिर हाँ मुसोलिनी द्वारा इस समस्या का निदान हुआ जब पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। हाँ और इस प्रकार क्या हुआ, 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं में विक्टर इमेनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। ठीक, इसके इटली का एकीकरण कब हो गया था, 1871 ईस्वी का राउंड हो गया था। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसका रहा, मेजनी का, जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और इस तरह के राष्ट्रवादी नेता, और विक्टर इमेनुअल जैसे शासक के योगदानों से पूर्ण हुआ। और इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी, और इन सब चीजों का भावना कहाँ से है, राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ये सब चीज संभव हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाम आया है गैरीबाल्डी के बारे में, तो गैरीबाल्डी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये गैरीबाल्डी के बारे में, ये पेज अलग से इधर दिया है। देखो वहाँ सच में कुछ तो छूट गया था, एक सेकंड पीछे से ही देख लेते हैं ना। जब दूसरी तरफ क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण की समस्या से जूझ रहा था, और उसी प्रकार से और इस प्रकार 1862 ईस्वी तक क्या हुआ, दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया।
और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना था। ये छूट गया था एक इधर से, उल्टा पुल्टा हो गया था। ठीक। तो अब चूंकि इसमें ज्यादा गैरीबाल्डी के बारे में दिया है तो उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। 1862 में क्या हुआ, रोम तथा वेनेशिया के अलावा सभी रियासतों का विलय हो चुका था। क्लियर है ना। और विक्टर इमैनुअल कौन बन गया, शासक बन गया था। क्या इसको हुआ, कहाँ का शासक था? विक्टर इमैनुअल इटली का था ना, शुरू में ही तो हम लोग पढ़े थे। विक्टर इमैनुअल जो इटली का शासक बना, और उसका प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था, काउंट काबू। ठीक। काउंट। और इसी बीच हाँ। से और इसी बीच क्या हुआ, महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणराज्य स्थापना का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी क्या था, एक क्रांतिकारी था और सशस्त्र क्रांति था। मतलब सशस्त्र का मतलब होता है कि मतलब ना वो शस्त्र के साथ, मतलब युद्ध करके, शांति से नहीं, मतलब युद्ध के साथ, मतलब हथियारों के साथ युद्ध करना। ठीक है ना। और इस तरह से क्या हुआ, वो दक्षिणी इटली के रियासतों को एकीकरण तथा गणराज्य स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। गैरीबाल्डी का बारे में अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि गैरीबाल्डी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है। गैरीबाल्डी क्या था, पेशे से एक नाविक था, एक नाविक, नाव चलाने वाला। ठीक है। और मेजनी हाँ। के विचारों का समर्थक था, जोसेफ मेजनी के जो है विचार जो था उसका समर्थक था वो। परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। और जब जो है काबुल के प्रभाव में आया तो वो फिर क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र का बात मानने लगा। मतलब संविधान की तरह उसको जो है, संविधान के द्वारा जो लिखा हुआ कानून है उसको वो मानने लगा। और फिर गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, और उसने अपनी सेना को लेकर इटली के प्रांत प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया, और इन रियासतों को अधिकांश जनता बुर्बो वंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थक बन गई। तो समझ में आया क्या किया, ये अपना एक सेना बनाया और दक्षिण इटली की तरफ से जो है युद्ध करना शुरू कर दिया। इस इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वहां के लोग जो बुर्बो वंश के राजवंश से, निरंकुश शासन से जो तंग आ चुके थे। और ये बुर्बो वंश क्या था वो तो पता है, शुरू में पढ़ा था। ये लुई 16वां वगैरह जितना भी किंग है सब उसी में आता है। लुई 18वां, लुई 16वां, ये सब फ्रांस का शासक था, ये लोग राजवंश थे पहले। ठीक। और फिर क्या हुआ, गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। कहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये सिसिली और नेपल्स वाले एरिया में। ठीक। हाँ। तो तक काबुल के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबुल उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। ठीक है। विचार नहीं मिलते थे, लेकिन चूंकि एकीकरण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो रहा था तो उसका समर्थन किया। और फिर 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबुल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया। और मतलब फिर जब वो रोम पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो फिर काबुल ने उसे मना किया, वो नहीं चाहता था कि वो रोम पर आक्रमण करे। ठीक। और रोम की रक्षा के लिए पिडमोंट की सेना भेज दी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये काबुल और गैरीबाल्डी एक दूसरे दोनों जो है समर्थन तो एक दूसरे का कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का विचार किया तो उसके बाद क्या हुआ, पिडमाउंट जो कि काबुल के शासन के अंतर्गत था, वो जो है अपना सेना गैरीबाल्डी के खिलाफ उतार दिया। ठीक। और इस बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबुल से हुई और रोम के अभियान की योजना त्याग दी। और फिर जैसे ही ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, दोनों मतलब एक दूसरे के सामने आए। फिर गैरीबाल्डी ने रोम पर अभियान मतलब अटैक करने का जो है विचार हटा दिया। ठीक है। और दक्षिणी इटली के जीते क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिए। क्लियर है। परंतु इसके बाद देखो फिर क्या हुआ, गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल ने दिया, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। मतलब जब गैरीबाल्डी ने दो जगह जीत लिए थे दक्षिण इटली में, तो वो जो है काबुल को ये वापस विक्टर इमैनुअल को ये वापस सौंप रहा था। लेकिन विक्टर इमैनुअल जो है इसको चाहते थे कि वहाँ का शासन शासन यही करे, लेकिन गैरीबाल्डी ने इसे अस्वीकार कर दिया और वहाँ के शासन नहीं करने का मतलब निश्चय किया। ठीक है। और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के भांति जीवन जीने लगा। ठीक। और वो जितना भी संपत्ति सोना था सारी चीजों जो है देश को समर्पित कर दिया और फिर साधारण किसान की तरह जीने लगा। और त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। और
जब इतना ज्यादा त्याग और बलिदान करने की वजह से जो है गैरीवाल्डी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जब भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, उस समय जो उसके कहानी को, उसके चरित्र को जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचार किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी भी लिखी है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्र मतलब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के थे। तो इन्होंने क्या किया, इसके बारे में जीवनी भी लिखा, किस पे, गैरीवाल्डी के बारे में। ये पूरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये ध्यान रखना। देख, यहाँ तक क्लियर है। और फिर देखो 1862 में काबुर की मृत्यु हो चुकी थी, और शेष इटली का एकीकरण किसने किया, विक्टर एमेनुएल ने किया, ठीक है, रोम और वेनेसिया को मिलाकर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और 1871 ईस्वी तक आया तो इटली का एकीकरण जो मेजनी, काबुर, गैरीवाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं व विक्टर इमेनुअल जैसे शासक के योगदानों से पूर्ण हो गया। और इस सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना जो है सर्वोपरि थी, मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा की वजह से ही ये लोग एक दूसरे से जुड़कर इतना पूरा कर पाए। क्लियर है। तो यहाँ तक तुम्हारा हो गया, इटली का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर है। हाँ। अब उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी भी इटली की तरह यूरोप का एक राष्ट्र है, एक देश है। ठीक है, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ ही साथ संपन्न हुआ है। ऐसा मत सोचना कि इटली के बाद जर्मनी का दिया है तो जर्मनी का एकीकरण बाद में हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लगभग एक ही साथ दोनों घटनाएं चल रही थी। ठीक, उसके बाद जर्मनी जो है मध्यकाल में, मतलब 800 ईस्वी के अराउंड जो है सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, मतलब अच्छी अवस्था में रहा। परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी इतना ज्यादा विखंडित हो चुका था, करीब करीब 300 राज्य बन गए थे उसमें। यहाँ तक कि भारत भी जब आजाद नहीं था तो उसके पहले भारत भी करीब करीब 500 से 600 के अराउंड जो राज्य थे इसमें, छोटे बड़े अलग अलग राजा उसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, और अभी तो मात्र 28 राज्य हैं। ठीक है, और उसी तरह से इटली भी क्या, जर्मनी भी क्या था, 300 राज्यों में, छोटे बड़े राज्यों के लगभग वो बटा हुआ था। और उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी थी, मतलब और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से अलग अलग अपने आप को मानते थे, एक दूसरे को जो है अलग मानते थे। और उत्तर जर्मनी राज्यों में जहाँ प्रोटेस्टेंट, देखो ये प्रोटेस्टेंट जैसे अपने यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम धर्म होते हैं ना, उसी तरह से वहाँ पर जो धर्म होते हैं उसका दो पार्ट होता है, उसी में से एक प्रोटेस्टेंट नाम का एक पार्ट है धर्म का। ठीक है, तो उत्तर जर्मनी में क्या था, प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा थी, और वहाँ परसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। परसा जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था और अपना प्रभाव बनाए हुए था उत्तर जर्मनी में। ठीक, और दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुत है, ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये दोनों पार्ट है वहाँ के ईसाई धर्म का। ठीक, और दक्षिण जर्मनी क्या था, कैथोलिक बहुत राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी। देखो वहाँ के उस टाइम वहाँ के प्रतिनिधि सभा को क्या कहा जाता था, डायट कहा जाता था। जैसे अपने यहाँ पर अभी संसद बोला जाता है ना, वैसे ही, जहाँ सभी मिलते थे, मतलब एक तरह से ये सभा था जहाँ पर सब लोग मिलके कोई भी डिसीजन लेते थे। ठीक, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, तो ये वो लोग जो है अपने एक दूसरे को अलग अलग मानते थे, एक राष्ट्र का पार्ट नहीं मानते थे। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनमें उनके समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मनी एकीकरण के पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। जर्मनी का भी एकीकरण करने में सबसे शुरुआत कहाँ से होता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से हुआ, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। ठीक, और यहीं से जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना की ओर बढ़ने लगा। क्लियर है। और इस दौरान क्या हुआ, जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिगल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, ये सब क्या हुआ, जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। ये हिगल हो गया, इमेनुएल, ये कांट हो गया, जो है ये सब कौन थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, मतलब राजनीतिज्ञ थे। ठीक,
इसके बारे में हम लोग को अभी भी पढ़ना होता है, कांट और हेगल के बारे में खास करके। जैसे देखो तो फिर क्या हुआ जर्मनी में, इन लोगों का जो है विकास बढ़ने लगा। जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया इन लोगों के वजह से। और हिगल ने क्या किया, हिगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए, मतलब उन्होंने, हिगल का मानना था कि इतिहास में जो है ना हमेशा दो तरह के लोग होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। ठीक, इसी को ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की तरह समझा गया। और इसका जो व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। और पर्सा का चांसलर बिस्मार्क, ये याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, पर्सा का चांसलर जो है बिस्मार्क, हीगल के विचारों से काफी प्रभावित था। पर्सा का जो चांसलर था उसका नाम था बिस्मार्क, ये बिस्मार्क का नाम हमेशा याद रखना। और वो क्या था, हीगल के विचार से प्रभावित था। ठीक, और अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से, नाम है किसी का, अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। ठीक, और हर्डेनबर्ग तथा नोबोलिस ने जर्मनी के गौरव में अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखो थोड़ा सा, एक दो बार पढ़ लेना। और उन्होंने नायिकाओं के जीवन चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी में ही सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हो गया। इन सब लोगों के वजह से, इन लोगों ने जो अपने अपने तरीके से योगदान दिया, इसके वजह से क्या हुआ कि जर्मनी भी अब आधुनिक युग की तरफ बढ़ने लगा। ठीक, और जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सैप्ट नामक सभा स्थापित की। और वाइबर राज्य का सेना येना विश्वविद्यालय, ठीक है, ये विश्वविद्यालय का नाम है। वाइबर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। और यहाँ पर एक फिर से वही नाम आता है वापस, जबकि लेकिन मेटरनिक जो था, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून जो है चालू किया। वो क्या, मेटरनिक देखो नहीं चाहता था यहाँ का भी, इटली और जर्मनी वो दोनों का एकीकरण नहीं चाहता था। और ये जो लोग जो आंदोलन कर रहे थे एकीकरण के लिए, उसका फिर क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने कुचलने के लिए, मेटरनिक ने आंदोलन को खत्म करने के लिए दमनकारी कानून, मतलब दमनकारी मतलब होता है दबाने का प्रयास किया वहां के लोगों को, चाहे जैसे भी जो भी तरीका हो, सब अपनाकर उन लोगों को आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है, दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। इन ये सारी चीजें जो हो रही थी जर्मनी में, इसके वजह से क्या हुआ, वहां पर जो है एकीकरण का जो है विचार जो है और ज्यादा मजबूत हो रहा था। और फिर 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संगठन बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। ये जालवेरिन नामक संस्था, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये याद रखना। तो क्या हुआ 1834 में जर्मन के व्यापारियों ने, ये याद रखना, बोलेगा कि जालवेरिन नामक संस्था का जो है गठन किसने किया था, किसने बनाया था, तो जर्मनी के व्यापारियों ने किया था, आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में। पर्सा जो है उसको, उसी को लीड कर रहा था। और जालवेरिन नामक संस्था आर्थिक संगठन, आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि जर्मन क्षेत्रों को, आदतों को, मतलब वहाँ के जो लोगों में अभी तक पुराने आदतें थी उसको हटा के राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। ठीक, क्लियर है। उसके बाद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। ठीक, नहीं हो पाए थे। और फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। जब फिर फ्रांस में 1830 में क्रांति हो रहा था, तो उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ बढ़ावा मिला। ठीक, लेकिन सक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह भी होने लगे थे, लेकिन प्रुसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर उसे कुचल डाला। ठीक है, क्लियर है। हाँ। फिर 1848 में फ्रांसीसी क्रांति होता है। और इस क्रांति ने क्या किया, जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक के युग का भी अंत कर दिया। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, कि 1848 की क्रांति के बाद क्या हुआ, मेटरनिक का युग का अंत हुआ और उसको जो ऑस्ट्रिया छोड़ के भागना पड़ा था।
ठीक। और इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान मार्च 1848 को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। फ्रैंकफर्ट क्या था? फ्रैंकफर्ट नामक एक जगह था जो कि जर्मन राष्ट्रवादियों ने क्या किया, 18 मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया और यहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। और फ्रैंकफर्ट में जो सभा हुआ, फ्रैंकफर्ट का जो सभा हुआ, उसमें क्या निर्णय किया गया कि पर्सा का जो शासक था फ्रेडरिक विलियम जो है उसको जर्मनी का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। ठीक। और साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजतत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। लोकतांत्रिक मतलब लोगों द्वारा चुने गए कानून के हिसाब से जो राज्य शासन चलेगा उसको अपनाया जाएगा, ऐसा वहां पर डिसाइड किया गया। क्लियर है? हाँ परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का था। देखो वो फ्रेडरिक विलियम जो था वो निरंकुश भी था, रूढ़िवादी था, मतलब पुराने विचारों को मानने वाला था। लेकिन इसके बाद फिर भी उसको ही जो है राष्ट्र का नेतृत्व करने को बोला गया। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। वो फ्रेडरिक विलियम जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध नहीं करना चाहता था। ठीक। और जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे, तो ध्यान रखना। और फिर इस गतिरोध के कारण एकीकरण का मार्ग फिर अवरुद्ध हो गया और साथ ही जर्मनी राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई जिसे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब पर्सा क्या हुआ, पर्सा आपको समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है और इसलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी। पर्सा जो है चूंकि वहाँ का शासक था विलियम फ्रेडरिक विलियम, तो उन्होंने क्या किया, अब उसको लग रहा था कि जर्मनी का एकीकरण उसको ही करना पड़ेगा, इसीलिए उसने अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच फिर क्या हुआ, फ्रेडरिक का देहांत हो गया, मतलब उसका निधन हो गया, मौत हो गया। ठीक है। और उसका भाई विलियम, फ्रेडरिक विलियम का जो है भाई विलियम क्या हुआ, वर्षा का शासक बन गया और विलियम जो है राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। अब ये अच्छी बात है जर्मनी के लिए कि फ्रेडरिक विलियम का देहांत होने के बाद क्या हुआ, उसका जो भाई विलियम वर्षा का शासक बना, वो क्या था, राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था, मतलब राष्ट्रवादी विचारों को मानता था और बढ़ावा देना चाहता था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति क्या बात है, और फिर वहां से शुरू होता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होता है? तो औद्योगिक क्रांति का मतलब है, पहले क्या होता था कि जो भी सामान वगैरह बनते थे वो हाथ से बनते थे, मतलब अलग अलग इंसान अकेले बनाता था। और फिर क्या हुआ, बड़े मतलब बहुत सारे मशीन का आविष्कार हुआ, बहुत सारे मतलब मशीनों का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ, बड़े स्तर पे जो है वस्तुओं का उत्पादन होने लगा मशीनों की सहायता से और कम से कम लोगों को काम करने पड़ने लगा। और ये इसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक। और उसके वजह से फिर क्या हुआ, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई और साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफी सुधार हुए। आधारभूत संरचना क्या, वो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, तो मतलब वहाँ के जो रोड हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब चीजों में अच्छा व्यवस्था होने लगा, जिसमें क्या हुआ, जर्मन राष्ट्रों को एकत्र सूत्र के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। क्योंकि जैसे ही देखो आर्थिक आधारभूत संरचनाएं जब होंगी उसके बाद क्या होगा, जैसे मान के चलो आने जाने का सुविधा सही से होगा, इससे लोगों को एकत्र करने में ज्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक। और विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलियम ने क्या किया, वो एकीकरण के उद्देश्य से महान कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे ये भी, और उसका नाम था बिस्मार्क, उसको जो है अपना चांसलर नियुक्त किया। कौन किया बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त? विलियम ने। ठीक। अब बिस्मार्क कौन थे और इन्होंने क्या और कैसे किया, वो देखना है। बिस्मार्क जो एक जर्मन डाइट में वर्षा का प्रतिनिधि हुआ करता था। डाइट क्या था यहाँ पे, जर्मन डाइट कौन था, एक तरह का सभा था, अभी हम लोग पीछे देखे थे। डाइट क्या था, जर्मन में एक सभा था जिसका मैं वर्षा का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक। आरंभ से ही हीगल के विचारों से प्रभावित और जर्मन डाइट ने अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब अलग अलग बुद्धि दिमाग लगा के वो काम करता है। ठीक है।
जैसे चाणक्य के बारे में सुना होगा, कौटिल्य यानी चाणक्य जो है वो भी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं भारत में, प्राचीन भारत में। ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, बिस्मार्क जो है वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया, और यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी। चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसके विचारों का समर्थक थे। देखो क्या हुआ, उसने कूटनीतिक मतलब निरंकुश राजतंत्र का समर्थन भी किया, और साथ ही साथ जर्मनी का एकीकरण भी प्रयास करने लगा। और इस कूटनीति के वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, मतलब जो चाहते थे पूरी तरह से मतलब आजादी मिले सब लोगों को, एक देश के रूप में बने, और कट्टरवादी राष्ट्रवादी जो कि सिर्फ मतलब देश से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने देश को देते थे, वो सब जो है विचार मतलब बिस्मार्क के समर्थक बन गए। और बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को जानता था, इसलिए उसने क्या किया, उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। ये रक्त और लौ नीति मतलब, देखो इसमें मेनली रक्त और लौ नीति का मतलब है, रक्त मतलब समझता है ब्लड यानी खून, और लोहा मतलब हो गया लौ मतलब लोहा हो गया यानी कि औजार हथियार। ठीक है, मतलब ये हो गया कि वो युद्ध करने से भी नहीं चुकेगा अगर भी जरूरत पड़ेगी तो, मतलब ये हुआ इसका कहने का। ठीक है, और इसका तात्पर्य यह था कि सैन्य उपायों से ही जर्मन का एकीकरण संभव था। रक्त एवं लौ नीति का मतलब है कि उसको लगता था कि सैन्य उपायों से यानी कि सेना की सहायता से ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। ठीक है, और उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। कालांतर में उसने 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया परसा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया। 1830 ईस्वी में जब ऑस्ट्रिया और परसा का संधि हुआ तो वो उसको विरोध करने लगा, और जिसमें परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। ठीक है, और नहीं चाहता था कि मतलब जिसमें क्या था, वो संधि में ऐसा कहा गया था कि परसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण होगा, और इसलिए उसका विरोध करता था। और इस कारण अब परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की भावना और जोर पकड़ने लगा। ठीक है, ये मतलब इसके समर्थक थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से परसा का सुदृढ़ीकरण किया, और इसका कारण परसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। बिस्मार्क ने क्या किया, अपने नीतियों से परसा को बहुत मजबूत बनाया, और परसा ऑस्ट्रिया से मतलब ऑस्ट्रिया के जैसे बना दिया, ऑस्ट्रिया से कम नहीं रखा अपने आप को, मजबूत इतना बना लिया कि। और तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सिलेस्विग और हॉलिस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। अब एक और नया राज्य का देश का यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है, और वो है डेनमार्क। और डेनमार्क पे आक्रमण क्यों किया, क्योंकि इन दोनों जगह पे डेनमार्क का नियंत्रण था, और जीत के बाद सेल्सविक परसा को के अधीन हो गया। सेल्सविक और हॉलिस्टीन दो जगह था, और सेल्सविक किसको मिला, परसा को मिला, और हॉलिस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला, क्योंकि दोनों साथ में युद्ध लड़ा था, तो दोनों को मिला एक एक राज्य। ठीक, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः परसा ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विरोध फैला दिया। अब देखो परसा ने क्या किया कि सेल्सविग अपने पास रख लिया, और हॉलस्टीन जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया। लेकिन उसके साथ ही साथ फिर क्या किया, देखा कि हॉलस्टीन में जो है बहुत ज्यादा जर्मन लोग रहते हैं। उसने क्या किया कि परसा ने यानी कि बिस्मार्क ने उन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को परसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। मतलब ऐसे जगह पर उसको दिया। देखो यहाँ पर कितना बड़ा कूटनीति किया है ये, कि देखो इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ जो है ना, देखो यहाँ पर ये एक पार्ट है ऐसे, जो इसको जो है ना दो लोग मिल के जीतता है, और यहाँ पर जो है ना मान के चलो ऑस्ट्रिया है, ये बेला ऑस्ट्रिया है, और ये जो है तुम्हारा डेनमार्क का जीता हुआ पार्ट है। ये डेनमार्क से जो जीता ना, ये सेल्सविग है, और ये जो है हॉलस्टीन है। ठीक है, तो क्या किया, जब युद्ध लड़ा तो ये जो है परसा अपने पास रख लेता है, ये वाला एरिया सेल्सविग, और हॉलस्टीन जो है इसको दे देता है। ठीक, तो जब हॉलस्टीन इसको दे देता है, और उसके बाद फिर क्या करता है ये परसा, इसमें जो है ना राष्ट्रवादी भावना का विकास बढ़ावा दे देता है। इसके वजह से क्या होता है, ये लोग आंदोलन करने लगते हैं अब किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और इसको दबाने के लिए ऑस्ट्रिया को किधर से जाना पड़ेगा, इधर परसा के क्षेत्र को पार करते हुए। लेकिन परसा यहाँ पर क्या करेगा, ऑस्ट्रिया को इधर पार नहीं होने देगा। तो फिर इसके वजह से क्या होगा,
यहाँ हॉलिस्टीन में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा और बढ़ेगा, और फिर हॉलिस्टीन से ऑस्ट्रिया का जो है प्रभाव कम हो जाएगा, और जिसके बाद फिर ये क्या होगा, इसमें मिक्सअप हो जाएगा। तो ये होता है कूटनीति। ये सबसे जबरदस्त कूटनीति किया गया था यहाँ पे, ये समझ में आ गया। हाँ चलो ठीक है यहाँ तक। तो जिसे कुचलने के लिए जो है ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था, और पर्सा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। बस वही बात है जो अभी बताए। एक, यदि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना असंभावी था, वो इस तरीके से, देखो क्या हुआ, पर्सा जो कितना ज्यादा होशियारी कर रहा था कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके डेनमार्क से दोनों क्षेत्र जीत लिया, और जैसे ही दोनों क्षेत्र जीता उसके बाद एक क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दिया, फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध करेगा, और फिर वो ऑस्ट्रिया को जो एक पार्ट दिया गया था ऑलिस्टीन नाम का, वो फिर उससे वापस ले लेगा युद्ध करके, ठीक है। परंतु वो ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था, लेकिन इसमें साथ ही बिस्मार्क ये भी ध्यान रख रहा था कि वो खुद ऑस्ट्रिया पे आक्रमण नहीं करना चाहता था फर्स्ट टाइम। वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया उस पर आक्रमण करे और फिर उसे हराया जाए। कूटनीति मतलब सबसे पीक लेवल पे था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, तब पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहेंगे, और पीछे हम लोग देखे थे कि ऐसा समझौता हो चुका था कि क्या होगा कि जब ऑस्ट्रिया और पर्सा युद्ध लड़ेंगे तो फ्रांस उसमें कुछ नहीं करेगा, वो एकदम शांति से रहेगा, ठीक है। और इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया था। और बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमेनुएल से भी संधि कर लिया। अभी देखो वो विक्टर इमेनुएल जो कि इटली के एकीकरण में था, वो क्या किया, बिस्मार्क भी संधि कर लिया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला था देखो, अब जैसे विक्टर इमेनुएल से संधि कर लिया, जिसके अनुसार क्या होना था, संधि में क्या डिसाइड किया गया कि जब ऑस्ट्रिया और पर्सा युद्ध लड़ेगा तो इसमें क्या हुआ, इटली जो है ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा। इटली आएगा इधर से और वो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा, और चूंकि ऑस्ट्रिया जो है पर्सा के साथ युद्ध में बिजी रहेगा, तो वो जो है या तो ऑस्ट्रिया जो है पर्सा के साथ युद्ध करना बंद करेगा, और या तो फिर इटली इटली जो है इसके पार्टों को जीत लेगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ अतः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रेलिया ने 1866 में पर्सा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी। इससे क्या हुआ, उसमें बहुत ज्यादा अपमान हो गया, और फिर उसको जो है सेडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी कब, 1866 ईस्वी में। मतलब इतना कुछ, जब उसको अपने क्षेत्र से पार नहीं होने दिया तो उसको गुस्सा आया, और फिर उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। और यही तो ऑस्ट्रिया चाहता था, पर्सा यही तो चाहता था कि ऑस्ट्रिया पर युद्ध करे, मतलब अटैक करे उस पर, ठीक। और इसके वजह से फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हुआ। अब क्या हुआ, एक तरफ इटली से युद्ध करना था और एक तरफ पर्सा से युद्ध करना था, दोनों तरफ से युद्ध करना था, और एक साथ दोनों तरफ से युद्ध करना बहुत मुश्किल काम था। और इसके वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को हार गया, ठीक है। अब तक इस तरह और ऑस्ट्रिया का जर्मनी क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया, और इस तरह जर्मनी एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। तो यहाँ पर देखा कि बिस्मार्क जो है कितना ज्यादा कूटनीतिक मतलब किया, दुश्मन से भी दोस्ती किया, और फिर जो है दोस्ती करने के बाद फिर से उसको दुश्मन बनाया, फिर उससे युद्ध किया। तो ये कूटनीति इसी को कहते हैं। समझ में आ गया ना कूटनीति का मतलब क्या था। अब जो है शेष जर्मनी का एकीकरण के लिए जो है फ्रांस के साथ, अब देखो फिर क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर कितना ज्यादा अभी भी कूटनीति बाकी है। अभी तक क्या हुआ, पहले सबसे पहले काम क्या हुआ था देखो, सबसे पहले काम हुआ, एक डेनमार्क के पास कुछ पार्ट था, पर्सा और ऑस्ट्रिया मिल के इससे छीन लेता है। फिर इस दोनों को छीनने के बाद फिर क्या करता है, पर्सा ऑस्ट्रिया से युद्ध करके फिर वो पार्ट भी छीन लेता है, किसके मदद से, फ्रांस के मदद से और इटली की मदद से। अब यहाँ फ्रांस के पास जो कुछ क्षेत्र था जो वो जर्मनी उसको दिया था, वो क्या करेगा, अब फ्रांस से युद्ध करेगा और फिर वो भी उससे वापस ले लेगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या दिया है। अ, शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, और क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस फ्रांस का हस्तक्षेप कर सकता था, और इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया। और स्पेन भी एक देश है वहाँ पे फ्रांस के बगल में, और उसमें राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर पर्सा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी। स्पेन का राजगद्दी पे क्या था, पर्सा के राजकुमार का दावेदारी था, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया, और फ्रांस ने क्या कहा कि जो है वहां पर इसका
नहीं देना चाहता था उसको, राजकुमार को, वहाँ परसा के राजकुमार को राजगद्दी नहीं देना चाहता था। और ये मौका मिल गया परसा को इससे युद्ध करने का। और दावेदारी खुलकर विरोध किया, परसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा और बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी किया और फलस्वरूप जर्मनी राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर भी जो है ना बिस्मार्क ने बहुत सोच समझ के इस तरीके से ये फ्रांस के इस बात को बाहर दिया है कि लोगों में और ज्यादा राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा। ठीक। और इसके वजह से फिर क्या हुआ, जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इससे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने वर्षा के खिलाफ युद्ध करना। देखो बिस्मार्क हमेशा ये कोशिश करता था कि वो पहले किसी पे अटैक नहीं करेगा, वो मजबूर कर देता था सामने वाले को कि वो उससे युद्ध करने का घोषणा करे और फिर वो उससे युद्ध लड़ता था। और यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया, वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता भावना जगा दिया, जिसके वजह से फ्रांस जो है उसको दबाने का प्रयास करेगा और फिर फ्रांस ने वर्षा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसी की जबरदस्त हार हुई और फिर से क्या हुआ, अब यहाँ पर फ्रांस को भी हरा दिया गया और जर्मनी एक तरफ से परसा जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए बार बार जीतते जा रहा है, वो भी बिस्मार्क के नेतृत्व में। और उसके बाद क्या हुआ, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। अब फ्रैंकफर्ट जो एक जगह था वहां पर संधि हुआ और किसके बीच, परसा और फ्रांस के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि होगी और जिसके बाद क्या होगा, दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई और इस प्रकार सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन, सेडान के युद्ध में क्या हुआ, एक महान शक्ति के पतन और एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। ठीक है। और फिर इसके बाद जर्मनी 1871 ईस्वी तक क्या हो गया था, राष्ट्रीय एकीकृत के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। तो और फिर इटली का एकीकरण कब तक पूरा हो गया था ये बता। इटली का एकीकरण भी लगभग 1871। हाँ। और फिर जर्मनी का भी एकीकरण 1871 ईस्वी में ही जाकर पूरा हुआ। ठीक। और इस प्रकार राष्ट्र ने सिर्फ दो बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया बल्कि अन्य अन्य यूरोपीय राज्यों को, राष्ट्रों को भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गए और वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। और हंगरी, बोहेमिया ये सब देश है तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन भी इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। और इसी के प्रभाव से ने ओटोमन साम्राज्य, एक ओटोमन साम्राज्य था, जैसे अपने यहाँ पर होता है ना मौर्यन साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, उसी तरह से वहां पर ओटोमन नाम का एक साम्राज्य था। उसको साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया, फिर ओटोमन साम्राज्य का पतन होने लगा 1871 के बाद, ये सारी घटनाएं होने लगी। और बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया और एक नए देश का जो है शुरुआत बना, एक नया देश सर्बिया नाम का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद है यहाँ तक तो हमारा जर्मनी का एकीकरण भी क्लियर हो गया और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा भूमिका किसका था, बिस्मार्क का। ठीक। और बिस्मार्क कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था वो तो देखा ही, अलग अलग लोगों से दोस्ती किया, फिर उससे युद्ध करके फिर जीता, फिर दोस्ती किया और इस तरीके से पूरा जर्मनी का एकीकरण करने में समर्थ रहा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ। ये होता है कूटनीति जिसको बोलते हैं। अब फिर उसके बाद है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय और इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरव में अतीत रहा है जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी जो है ना बहुत ज्यादा, यूनान बहुत फेमस है प्राचीन काल में और यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पुनर्जागरण के काल से इनसे प्रेरणा, पुनर्जागरण क्या होता है बताए थे, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेनेसांस। ठीक है, रेनेसांस कहते हैं इसको। और इससे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की और इस पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी देश, जिसको कि मॉडर्न भी बोला जाता है आजकल, आधुनिक युग देश भी बोले जाते हैं। परंतु इसके बावजूद भी यूनान में तुर्की साम्राज्य का अधीन था। यूनान क्या था, तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना, देखो फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 ईस्वी में हुआ उसके वजह से सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज्यादा तेज हो रहा था। उसी बीच यूनान में भी राष्ट्रीयता की भावना लहर जागने लगा और क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी और इसलिए तुर्की शासन ने स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। और यहाँ पर देखो क्या होता है,
ये पहले देख लेते हैं। ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। ईसाई जो है किसमें बटा हुआ था? एक ग्रीक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मतलब ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। रूस और यूनान के लोग जो है ईसाई के कौन से मानते थे? ऑर्थोडॉक्स चर्च ग्रीक के बारे ऑर्थोडॉक्स। में। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे, ठीक है। कैथोलिक नहीं मानते थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मानते थे, ठीक है। और फिर इसीलिए क्या हुआ, तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। वहाँ यूनानियों ने क्या किया कि अब वो चाहते थे कि तुर्की तुर्की एक देश है, उसका अंग्रेजी में टर्की भी बोलते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। TURKY करके होता है देश, ठीक। वो ऑटोमन अंपायर का जो नाम अभी सुना ना, ऑटोमन साम्राज्य, वो उसी से रिलेटेड है। तो उसके शासन से जो है यूनान बाहर निकलना चाहता था, और इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाइक ये नामक संस्था का गठन किया। नामक ओडिशा नामक स्थान पर की। कौन? यूनानी लोग, ठीक है। और इसके उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। और हितेरिया फिलाइक जो संगठन था वो ओडिशा नाम की जगह पे बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि तुर्की शासन को यूनान से भगा दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, और उसको यूनान को स्वतंत्र बनाया जाए, ठीक है। क्लियर? क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। देखो कल भी बताए थे कि मध्यम वर्ग का भूमिका सबसे ज्यादा होता है किसी भी आंदोलन में, ठीक। तो क्रांति के उदय के लिए क्या हुआ, यूनानी में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो गया। और यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था। इतिहास जो इसका था बहुत ज्यादा स्वर्णिम था, ठीक। और जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। इंग्लैंड के महान कवि थे लॉर्ड बायरन, ये क्या हुआ, यूनान को आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए यूनान में शहीद हो गए। शहीद मतलब लड़ते लड़ते मर गए अपने तरीके से, लड़ते हुए, ठीक। इससे यूनान की स्वतंत्रता और संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लौट दौड़ने लगी। और जैसे ही लॉर्ड बायरन की मृत्यु होती है यूनान में, यानी शहीद होते हैं, तो उसके वजह से लोगों में क्या होता है, सहानुभूति की लहर दौड़ने लगती है। और इसी इधर रूस भी अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर बन गया। और रूस भी जो है यूनान का समर्थन करने लगा। और यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की साम्राज्य शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। अब देखो क्या हुआ, यूनान में जो है यूनान में जब बहुत ज्यादा तेज होने लगा स्वतंत्रता संग्राम, तो क्या किया वो लोग जो है तुर्की शासक जो उसको दबाने का प्रयास करने लगा। और फिर 1821 ईस्वी में 1821 ईस्वी में एलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। 1821 में, ये ध्यान रखना, ये 1821 दिया है, ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के पहले की बात है। इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 में जाकर पूरा हुआ था, ठीक। तो ये मत सोचना कि उसके बाद ये सब हो रहा है, साथ ही साथ सारा चीज चल रहा है, ठीक। अब 1821 में ईस्वी में वहां पर इतना सारी चीजें हो रहा है। इंडिया में भी तो हो रहा था, इंडिया में भी अंग्रेज आ चुके थे, वो यहाँ पर भी बहुत तरह तरह के कानून बन रहे थे। यहाँ पर भी सती प्रथा का अंत हो रहा था इस टाइम पे, 1830 के ईस्वी के अराउंड। तो ये फिर 1857 ईस्वी में भारत में क्रांति होता है, ठीक है। तो ये भी सब एक साथ चलता है, अलग अलग जगह पे, ये ध्यान रखना। ये नहीं सोचना कि कहीं अलग अलग टाइम पे हो रहा है, नहीं, टाइम लगभग वही रहेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं हो रही थी एक साथ, ठीक। तो 1821 ईस्वी में क्या हुआ, यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। और रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस के शासक जार एलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में थे, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। वो जो है राष्ट्रीयता तो चाहता था, लेकिन जो है मेटरनिक से सामना नहीं करना चाहता था। जब नया जार निकोलस, और फिर जब ये एलेक्जेंडर के बाद दूसरा जार यानी दूसरा सम्राट आता है वहां पे, जार को वहां पर सम्राट को जार बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसका नाम था निकोलस, और जब उसमें वो आया तो वो क्या किया, खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। और फिर 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। और फिर क्या हुआ, ब्रिटेन और रूस एक दूसरे से मिलकर तुर्की यूनान विवाद को जो है सॉल्व करने का प्रयास किया।
और इस तरह से फिर फ्रांस का राजा चार्ल्स टेन भी यूनानी समर्थन स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। और फिर 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें लंदन में सम्मेलन हुआ और फिर इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। क्लियर है। और इस प्रकार जो है तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों देशों का सेना जो है तुर्की के खिलाफ और यूनान के समर्थन में जो है सामने आ गया। ठीक। तुर्की के समर्थन में और तुर्की के समर्थन में किसका सेना आया? वो मिस्र की सेना आई। देखो यूनान के समर्थन में कौन कौन आया? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस आया। और तुर्की के समर्थन में आया मिस्र की सेना। और युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना को पराजित कर दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी सेना, फ्रांस का खुद इतना बड़ा सेना था, इंग्लैंड भी उस टाइम बहुत मजबूत हो चुका था, रूस भी मजबूत था। तो उसके वजह से क्या हुआ, युद्ध में मिस्र और तुर्की को जो है हरा दिया गया। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि होती है, और जिसके बाद तुर्की की नाममात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्ता देने की बात तय हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा से स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। देखो रूस इसलिए मदद कर रहा था, उसका वो चाहता था कि यूनान पर जो है मेरा अधिकार हो, मेरा प्रभाव हो। बट जब इंग्लैंड और फ्रांस जो है पूरी तरह से उसको आजाद बनाना चाहता था। और फिर 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है। और बवेरिया के शासक ऑटो ऑटो नाम का एक शासक था, जिसको स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। ये याद रखना, ऑटो नाम का एक शासक था, कहाँ का? बवेरिया के शासक। ये सब क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में, इसलिए याद रखना, 2 नंबर वाले में भी पूछ सकता है। तो क्या किया? स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया, और 1832 ईस्वी में यूनान क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। ठीक है। और इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी खत्म होने लगा। तो देखो यूनान का जो है यूनान स्वतंत्र हो गया किसके? जर्मनी और इटली के एकीकरण से बहुत पहले ही। ठीक, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत अभी तक? उन्होंने हेलो, हाँ कोई दिक्कत अभी तक? नहीं। यूनान एक देश है यूनान भी एक देश है। की राजधानी। बहुत सारे देश है ना, छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, छोटे बड़े। कैसे? यूनान की राजधानी यूनान की राजधानी, ये तुम्हारा हो जाएगा। यूनान का वैसे नाम अभी बदल गया होगा। अभी जो है हाँ। उसका भी घोषणा टूट चुका है ना, तो अभी फिलहाल उसका कोई मेनली जो है ना ये देश नहीं होगा, उसका कुछ अलग से होगा, तो देखना पड़ेगा उसका राजधानी कहाँ है। ठीक है। अब उसके बाद एक और देश है यूरोप का ही, ये भी देश है हंगरी। हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी फिलहाल में है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। इसको याद कैसे रखेगा? हंगरी मतलब क्या याद होता है? हम भूखा। भूखा भूखा। भूख होता है हंगरी मतलब। ठीक है। और हाँ। क्या तो क्या करेगा? पेस्ट करेगा, मुंह धोगा, उसके बाद मुंह धोएगा, समझ रहा है ना? तो वहां से हो जाता है, समझा? फिर अरे भुट्टा। यूज करेगा ना, तो बूढ़ा पेस्ट हो गया। ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ? हंगरी नाम का एक देश है, कि उसका भी फिर क्या होगा? राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप जो है, जब राष्ट्रीयवाद भावना यूरोप में फैल रहा था, तो उसके वजह से हंगरी में भी इसका असर देखने को मिला। और हंगरी पर क्या था? ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था, और हंगरी पर भी ऑस्ट्रिया का पूरा शासन था। और 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत तेज हो गई। ठीक। और जहाँ पर क्या हुआ? आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन क्लासलेस सोसाइटी की अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया। मतलब वो अलग अलग गरीब और अमीर वाले लोगों को जो है बीच का जो डिफरेंस था, वो उसे खत्म करना चाहता था। ठीक। जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
और ये जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया फिर। और फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। लुई फिलिप का पतन हुआ था, हम लोग उसमें पढ़े थे पीछे अभी। और फिर कोसुब ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। और इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। और फिर 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की स्वीकारी मानी गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित होने वाले थे। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। प्रेस मतलब जो अभी होता है ना मीडिया वगैरह, न्यूज मीडिया, ये सब चीज जिसको प्रेस बोलते हैं, न्यूज पेपर वगैरह जो भी आता है ना सब उसके प्रेस के अंदर आता है। ठीक, तो प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, मतलब आजाद रखा गया कि मीडिया वाले न्यूज वाले कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा को समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। तब हुआ उसमें हंगरी की उसमें, और इस प्रकार आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। और फिर क्या हुआ, हंगरी स्वतंत्र हो गया ऑस्ट्रिया से। तब हुआ 31 मार्च 1848 ईस्वी के अराउंड जो ये सब हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद पोलैंड है। पोलैंड भी एक वहीं पर अभी भी कल दिखाए थे मैप में। पोलैंड पोलैंड में भी राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण रूसी शासन के विरोधी वहां पर क्या था। अब ये कंफ्यूजन मत होना कि पोलैंड में किसका शासन था ज्यादा, वो था रूस का। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का ज्यादा प्रभाव नहीं था, यहाँ पर जो है रूस का प्रभाव था, क्योंकि रूस के बॉर्डर से टच करता है। और 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा तथा परंतु उन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। और अतः इसी समय रूस ने पोलैंड को विद्रोह को कुचल दिया। एक समय जो है पोलैंड को विद्रोह को खत्म कर दिया गया रूस के द्वारा। और फिर एक देश है बोहेमिया, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। हेलो, बोल रहे हैं पोलैंड का आंदोलन कब हुआ? पोलैंड का आंदोलन तो 1830 की क्रांति जब हुआ तो उसी के प्रभाव में वहां पर भी आंदोलन होने शुरू हो गए। एक लेकिन क्योंकि जो है ये पोलैंड मतलब विद्रोह को भी रूस के द्वारा रोक दिया गया, मतलब कुचल दिया गया। बाद में फिर इसमें होता है आंदोलन, फिर बाद में ये आजाद हो जाएगा। ठीक, बहुत दिन तक रूस के पक्ष में, रूस के साथ रहता है ये। ठीक, और उसके बाद फिर एक देश है बोहेमिया। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, और ये फिर से क्या था, ऑस्ट्रिया के शासन के अंतर्गत था फिर। और हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। और बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति, वहां पे ज्यादा संख्या में कौन थे, चेक जाति के लोग थे। और वो चाहते थे कि शासन उसके हाथ में रहे, परंतु आंदोलन ने इसमें हिंसात्मक मतलब मारकाट जैसा सिचुएशन बन गया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों पर सख्ती से दमन कर दिया गया। और इस प्रकार बोहेमिया ने मरने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। तो यहाँ तक हो गया तुम्हारा यूरोप के बहुत सारे देशों का जो है किस तरीके से उसका एकीकरण हुआ और वो किस तरह से आजाद हो गया। ठीक है, स्वतंत्र हो गया। अब उसके बाद है कि परिणाम क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रीयता का जो भावना हुआ पहला, उसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम तो हम लोग देख ही रहे थे कि इटली का जब एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसके बाद यूनान, पोलैंड, बोहेमिया, हंगरी, इन सब का भी जो है ये सब भी स्वतंत्र हो गए। ठीक, अब देखते हैं क्या दिया है कि इसका यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति के से ही शुरुआत हुआ, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के सामने आया। ठीक है, इससे क्या हुआ, यहाँ के लोगों देशों का एकीकरण होना शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ, कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। और राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक तथा संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। और प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनके राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। और फिर राष्ट्रवाद की जब भावना बढ़ता है ना, तो उसके लिए सब कुछ उसका देश ही हो जाता है, राष्ट्र ही हो जाता है। ठीक, और वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातियों समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। और दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों तथा जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना इतनी तेज हो गई, जिसने साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का मतलब समाप्त होने लगा। साम्राज्यवादी मतलब होता है कि किसी एक फैमिली का जो शासन चले, साम्राज्य चले। ठीक है, इसका भी समाप्ति होने लगा। और
इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी, और औद्योगिक क्रांति की वजह से भी जो है साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का अंत होने लगा। जितने अन्य कारण थे, इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, और उसके बाद जब वहां पर जो है साम्राज्यवादी नीतियां जब राष्ट्रवाद फैलने के वजह से जब मान के चलो खत्म होने लगा और औद्योगिक क्रांति होने लगी, तो उसका सबसे ज्यादा असर कहाँ पर हुआ? एशिया और अफ्रीका के देशों में फिर हुआ। और एशिया में हम लोग आते हैं ना, और अफ्रीका में आते हैं बहुत सारे देश, क्योंकि यहाँ पर जो उस टाइम राष्ट्रीयता की भावना इतनी ज्यादा नहीं थी। यहाँ के लोग, यहाँ के जो है करीब करीब 500 से लेकर 600 मतलब राज्यों में बटे हुए थे, भारत जैसा देश। तो उन लोगों ने वहां पर क्या किया? औद्योगिक क्रांति और साम्राज्यवादी नीतियों को फिर वो लोग यहाँ एशिया और अफ्रीका वाले क्षेत्रों में लागू करने लगा, और जिससे यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश स्थापित किया, फिर उपनिवेश मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में बताए थे, निवेश मतलब होता है कोई बड़ा देश, मतलब कोई ऐसा शक्तिशाली देश जो किसी मतलब थोड़ा कमजोर देशों पर अपना मतलब संपूर्ण रूप से शासन करने का प्रयास करता हो। ठीक। और फिर वो उन्होंने यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश कहाँ स्थापित किए? एशिया और अफ्रीका वाले रीजन में, जैसे कि अपने देश को बनाया गुलाम, और उसी तरह से बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के जितने देश के लगभग सभी यूरोप के गुलाम बनाए गए, उपनिवेश बनाए गए। ठीक है। और इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी, और इसी उपनिवेश के वजह से ही औद्योगिक क्रांति जो है संभव हो पाया। क्योंकि औद्योगिक क्रांति में मेनली देखो क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सामान बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सामान बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्चे सामान चाहिए, जो जरूरी चीजें हैं। और फिर उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए। और ये सब चीजें कहाँ हो सकता है? भारत जैसे विशाल देशों में ये चीज संभव था कि यहाँ पर जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल जिसमें कच्चे सामान भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर खरीदने वाले लोग यानी कि मार्केट भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और इसके वजह से वो लोग क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के लिए जो है ना वो लोग उपनिवेश बनाना शुरू किया। और इन समाजवादी प्रवृत्तियों के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हो गया। ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया, फिर बाल्कन क्षेत्र में युद्ध का, बाल्कन क्षेत्र क्या हुआ, वहां पर युद्ध होने शुरू हो गए। और यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में भी विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। और इसका परिणाम यह हुआ कि देखो जब एशिया और अफ्रीका में जब उपनिवेश बनाया गया, तो यहाँ के लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो गया। और यही वजह है कि 1857 में जो है भारत में बहुत बड़ा क्रांति देखने को मिलता है। और उसके पहले भी बहुत कुछ है यहाँ देखने को मिलता है। और उसके परिप्रेक्ष्य में जो है भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो गए थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था, और इसी प्रभाव से उसने भी जैकोबिन क्लब में जो है टीपू सुल्तान ने जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बन गया। और यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। टीपू सुल्तान भारत का एक शासक था, एक तरह से मान सकता हूँ, जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। ठीक। और दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत शुरू किया। ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या था? जैसे मान के चलो उस टाइम हो गया, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह का जो है आगे बढ़ाया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। मंदिर वगैरह को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो ये सब क्या हुआ, सामाजिक और धार्मिक सुधार होने लगे इसी के परिणाम से 19वीं शताब्दी में। ठीक है। और उदाहरण स्वरूप राजा, ये देखो फिर दिया भी आगे, राजा राम मोहन राय स्वयं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद तथा राष्ट्रवाद अपने सभी संबंधी अपने विचारों के कारण 1821 ईस्वी की नेपाल क्रांति की विफलता पर काफी दुख प्रकट किया। और 1823 ईस्वी में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव बोझ भी दिया। और कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता का भावना ने प्रथम यूरोप को और अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में तो बदलाव आया ही, साथ ही साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए। और इसी राष्ट्रीयता की भावना के वजह से ही जो है बहुत सारे देश जो है अपने स्वतंत्र होने लगे, जिसमें कि भारत भी स्वतंत्र हुआ। ठीक है। और फिर इस तरह से हो जाता है तुम्हारा चैप्टर का अंत हो गया। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा चैप्टर एकदम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? नहीं। तो हम वीडियो रिकॉर्ड जो है बंद करते हैं।